हाय फ्रेंड्स, आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक हीट एंड ट्रायल मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। कभी कभी हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको परेशानी हो सकता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, इसीलिए अलजेब्रिक मेथड का प्रयोग हमेशा अगर आप करें तो आपको कभी भी परेशानी होने वाले नहीं है। थोड़ा लॉन्ग ज़रूर होता है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर एक्यूरेट आते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट में दो कंपाउंड है और प्रोडक्ट में दो कंपाउंड है, इसलिए हर कंपाउंड के कोफिशिएंट में एक अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल टर्म मान लिया जाए। अगर पहले कंपाउंड में हम कोफिशिएंट ए से गुना कर दे, दूसरे कंपाउंड में कोफिशिएंट बी से गुना कर दे, तीसरे कंपाउंड में कोफिशिएंट सी से गुना कर दे और चौथे कंपाउंड में कोफिशिएंट डी से गुना कर दे, उसके बाद इस वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट है उसका लिस्ट बना लेना है फ्रेंड्स। लाइक केमिकल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास क्या है, सोडियम है तो सोडियम का लिस्ट बना लिए, हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का लिस्ट बना लिए, हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का लिस्ट बना लिए, हमारे पास सल्फ़र है तो सल्फ़र का लिस्ट बना लिए। इतना काम करने के बाद अब आप लोगों को इक्वेशन की तरफ बढ़ना है। इक्वेशन की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले इस सोडियम आइटम्स है तो सोडियम आइटम्स में रिएक्टेंट तरफ देखा जाए तो रिएक्टेंट तरफ सिर्फ पहले कंपाउंड में सोडियम आइटम्स है और सोडियम आइटम्स की संख्या हमारे पास एक है, तो एक मल्टीप्लाई ए करेंगे दोस्तों तो हमारे पास ए आ जाएंगे। और उसी प्रकार सोडियम आइटम प्रोडक्ट की तरफ देखा जाए तो सोडियम आइटम्स दो है और दो मल्टीप्लाई सी करेंगे तो हमारे पास दो सी हो जाएंगे दोस्तों। अर्थात सोडियम के लिए हमारा इक्वेशन बन गया ए इज इक्वल टू 2C। उसी प्रकार दूसरे आइटम्स के लिए देखा जाए तो ऑक्सीजन आइटम है और ऑक्सीजन आइटम पहले कंपाउंड में भी है, ऑक्सीजन आइटम दूसरे कंपाउंड में भी है, ऑक्सीजन आइटम तीसरे कंपाउंड में भी है, ऑक्सीजन आइटम चतुर्थ कंपाउंड में भी है। अब पहले कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम हमारे पास एक है और एक को मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएंगे। उसके बाद रिएक्टेंट तरफ भी देखा जाए तो चूँकि दोनों तो रिएक्टेंट ही है तो दोनों के बीच प्लस है, तो हमने भी दोनों के बीच क्या किया है, प्लस का यूज किया है दोस्तों। यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम 4 है, अब 4 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास 4 भी हो जाएंगे। उसी प्रकार अब प्रोडक्ट की तरफ देखना है तो प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए इक्वल टू देते हैं। उसी प्रकार इधर ऑक्सीजन आइटम 4 है, अब 4 मल्टीप्लाई सी करेंगे फ्रेंड्स तो 4C हो जाएंगे। अब दूसरे कंपाउंड में देखा जाए तो ऑक्सीजन आइटम 1 है, अब 1 मल्टीप्लाई डी करेंगे तो 1D हो जाएंगे। तो हमारे लिए ऑक्सीजन आइटम्स के लिए हमारा इक्वेशन क्या बना, ऑक्सीजन आइटम के लिए हमारा इक्वेशन बन गया A + 4B इज इक्वल टू 4C + D बन गए। उसी प्रकार तीसरे आइटम्स की तरफ बढ़े हम लोग तो तीसरा आइटम्स है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आइटम रिएक्टेंट में दो कंपाउंड में है और प्रोडक्ट में केवल एक ही कंपाउंड में है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आइटम पहले कंपाउंड में 1 क्वांटिटी में है, अब 1 मल्टीप्लाई ए करेंगे तो हमारे पास ए हो जाएंगे। उसी प्रकार दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन आइटम को देखा जाए तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 मल्टीप्लाई बी करेंगे तो हमारे पास 2 भी हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास दूसरे कंपाउंड में है हाइड्रोजन आइटम, और हाइड्रोजन आइटम का संख्या हमारे पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई डी करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास 2D हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा इक्वेशंस हाइड्रोजन आइटम्स के लिए बने A + 2B इज इक्वल टू 2D। उसी प्रकार सल्फर आइटम्स के लिए अगर इक्वेशन बनावे तो सल्फर इक्वेशन रिएक्टेंट की तरफ केवल एक ही कंपाउंड में है और प्रोडक्ट तरफ भी केवल एक ही कंपाउंड में है, अर्थात सल्फर की संख्या 1 है, अर्थात 1 मल्टीप्लाई भी करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास भी हो जाएंगे। फिर प्रोडक्ट की तरफ चले तो सल्फर की संख्या भी यहाँ पे 1 है, 1 है, अब 1 मल्टीप्लाई सी करेंगे तो हमारे पास C हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब हर आइटम्स का अलग अलग इक्वेशन हमारे पास बन करके तैयार हो गया दोस्तों। अगर आप इक्वेशन सही से बना लेते हैं तो उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अब इस चारों इक्वेशन को देखा जाए तो चारों इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सोल्व करना आसान होगा, हमारे ख्याल से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को छोड़ ही दिया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कंजस्टेड नंबर का क्या क्या यूज किया गया, थोड़ा टफ इक्वेशंस भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इक्वेशन 1 से चले या फिर इक्वेशन 4 से चले, आप किसी भी इक्वेशन से चल सकते हैं फ्रेंड्स। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन से चलने पर आप लोगों को जो वेरिएबल A और C दिख रहा है पहले इक्वेशन में और B और C दिख रहा है उसमें आपको कोई नंबर सोचना होगा दोस्तों, और वो नंबर हमारे पास हमेशा एक सोचे, हमेशा कितना सोचे, 1। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 से ही चले, अगर हम C बराबर क्या सोच ले फ्रेंड्स, 1। अगर हम C बराबर 1 सोच ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 होंगे, अर्थात A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2। अर्थात जब हमने C बराबर 1 सोचा तो A बराबर हमारे पास
2 आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोगों को बी और डी की वैल्यू निकालने का क्या है, बारी है। इक्वेशन 4 में देखिए हमारे पास क्या है, बी। इक्वेशन 4 में हमारे पास बी है, और सी का भी वैल्यू तो हमने 1 सोचा ही है फ्रेंड्स, और बी बराबर सी है, और सी का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो बी का भी वैल्यू हमारे पास 1 होने वाला है फ्रेंड्स। उसी प्रकार बी का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। अब तीन वेरिएबल्स अर्थात ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोगों को डी का वैल्यू निकालना है, तो डी देखिए किस इक्वेशन में है, तो डी हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, प्रेजेंट है। अब कॉस इक्वेशन को सोल्व करना आसान है। जिस इक्वेशन अगर 2 को आपको आसान लगता है तो 2 से चले, 3 को आसान लगता है तो आप 3 से चले। हमारे ख्याल से हम इक्वेशन नंबर 3 से चलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कहता है a + 2b = 2d। अब देखें तो a का मान हमारे पास 2 है, +2 × b। अब b का मान हमारे पास 1 है, = 2d हो गया। अब 2 × 2 और 2 + 2 = 4 हो जाएंगे, 4 = हमारे पास 2d हो जाएंगे। तो d का वैल्यू निकालेंगे तो 2 2 4 हो जाएंगे, अर्थात d का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया फ्रेंड्स, 2 आ गया। अब हमारे पास हर ये वेरिएबल्स का आंसर हम लोगों को ज्ञात हो चुका है। अब इस इक्वेशन में धर देंगे, a की जगह पर 2, b की जगह पर 1, c की जगह पर 1 और d की जगह पर 2 धर देंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशंस का रूप देखने के लिए मिलेगा, जो एक बैलेंसिंग इक्वेशन